इनफर्टिलिटी का जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें आप? जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, जिसमें हमें बेसिकली पीसीओडी की कंडीशन देखने को मिल रही है। अच्छा, आपने पीसीओडी का नाम लिया, जिनको है वुमेन्स को उनको खुद को नहीं पता कि व्हाट इज पीसीओडी। जी जी। सो एक्चुअल में है क्या, ये इशू क्या है? जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी अभी मीनाद की शुरू हुई है, जिनके पीरियड शुरू हुए हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। इनके पीछे जो रीजन है सबसे मेजर वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो इससे और क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर किसी को पीसीओडी है? या सबसे पहले तो फीमेल्स में हमें पीरियड्स की रेगुलरिटी देखने को मिलती है, एक्नेज रहेंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है चिन एरिया में या फिर अपर लिप्स में, और अगर हम इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बाद में जाके इनफर्टिलिटी का रूप ले लेंगे। तो जो आपने पीसीओडी बोला, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में आपको एक बेस्ट होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपकी वैसे आजकल लोग काफ़ी ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਪਠਾਨੀਆ। वेलकम मैम, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल नवदीप जी, थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों में अवेयरनेस कर सके। वेलकम मैम। तो माय नेम इज़ अमन पठानिया और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ठीक है। हाँ जी। कितना टाइम हो गया मैम तुहानू इस फील्ड दे विच? मुझे अप्रॉक्स 8 ईयर्स हो गए हैं। हाँ जी। एंड वाई होम्योपैथी, यही क्यों चूज़ किया तुसीं? बस होम्योपैथी में ऐसा रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो रूट से ख़त्म होती है। ओके। हाँ जी। बट अक्सर लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि होम्योपैथिक के रिगार्डिंग टू बी फ्रैंक की बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, लाइक कि ये जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक हैं ये असर ही नहीं करती हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? तो जब हम +2 के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम सारे टेस्ट भर देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एडमिशन मिल ही जाएगी। बट जब हमें MBBS में एडमिशन नहीं मिली या हमें BDS में नहीं मिली, हम आयुर्वेदा होम्योपैथी में चले जाते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में एंटर की, जब मेरी एडमिशन होम्योपैथी कॉलेज में हुई, तो मैंने धीरे धीरे समझा कि होम्योपैथी जो है वो भी अपने में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है। तो जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर पढ़ा, पूरी प्रॉपर स्टडी की, उसके बाद जब पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर हुआ तो मुझे पूरी चीज़ें समझ आई कि मेरी जो उस टाइम चॉइस थी कि मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनना, वो बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपको रूट से, कोई भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करती है, और ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाकी पैथीज में बिल्कुल भी नहीं है। बट मैंने अक्सर ही सुना है कि होम्योपैथिक सिर्फ मीठी गोलियां हैं, लाइक समटाइम्स तो असर ही नहीं होता ये दवाइयों का, और अगर होता भी है तो बहुत स्लो है। और आज के टाइम पे मतलब हर किसी का शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि टाइम नहीं है किसी के पास कितने लंबे समय तक कोई सब्र कर सके। तो क्या ये सही है? नवदीप जी, बिल्कुल। हम बोलते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो स्लो एक्ट करती हैं, काफ़ी लोगों का ये मानना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप एक बेस्ट डॉक्टर की अप्रोच रखते हो, अगर आप एक बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो, अपना केस प्रॉपर डायग्नोज करवाते हो और वो आपको प्रॉपर रिपर्टराइज करके बेस्ट मेडिसिन देता है, तो वो जो मेडिसिन एंड में निकल के आती है वो विद इन मिनट भी आपको असर कर सकती है। तो ये जो असर वाली चीज़ है कि डिले असर होता है, वो सारी चीज़ डॉक्टर पे डिपेंड करती है कि उसकी चॉइस ऑफ मेडिसिन कैसी है। बेस्ट डॉक्टर का मतलब ऑब्वियसली कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो डॉक्टर है होम्योपैथिक है। हाँ जी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट है? वो एक प्रॉपर डिग्री वाला डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो और जिसके पास एक्सपीरियंस हो। आजकल सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्या विदाउट डिग्री डॉक्टर बनना पॉसिबल है? नो, बट आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन या कहीं से भी बुक ले रहे हैं होम्योपैथी की और घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, इवन सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें एक प्रॉपर होम्योपैथ के पास अगर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हमें वहाँ पे वो जो डॉक्टर है वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे हमारा प्रॉपर केस लेगा, ठीक है, और उसके बेस पे हमारी मेडिसिन सिलेक्ट होती है और वही एक बेस्ट मिनिमम होता है। एंड जो होम्योपैथी है उसमें आप किसी भी डिसीज को कैसे डायग्नोस करते हो? जब भी कोई पेशेंट या हेल्थ सीकर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसको सुनते हैं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी भी डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि वो अपने हेल्थ सीकर को सुने,
क्योंकि जब हेल्थ सीकर हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसकी जो 50% प्रॉब्लम है वही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपना हेड टू फुट सारी चीजें बता देगा आपको। ठीक है, और आजकल के टाइम में यही प्रॉब्लम है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, आपको 1 मिनट देंगे या 2 मिनट, आप अपनी मेन प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे देंगे। बट ये चीज़ गलत है। और जो मैक्सिमम मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं अपनी प्रैक्टिस में आई तो मैं हमेशा मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। अगर मेरे पास कोई पेशेंट बैठा है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो अगर मुझे लगेगा कि वो प्रॉब्लम आपकी डाइट के साथ भी ठीक हो सकती है तो मैं मेडिसिन के पार्ट की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं आपको आपकी डाइट में मॉडिफिकेशन करने को बोलूंगी। अपनी जो डेली रूटीन होती है, लाइक एक्सरसाइज या जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को, तो आपको मेडिसिन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन ऑलवेज 20% रोल प्ले करती हैं, बाकी 80% जो रोल है वो आपका लाइफस्टाइल प्ले करता है। ओके, बट जिस तरीके से आपने बताया डायग्नोस करने का तरीका, इट्स मोर ओवर लाइक साइकोलॉजी, कि आप उसकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हो कंसल्टिंग करके? यस, बिल्कुल। ओके, हाँ जी, क्योंकि होम्योपैथी में मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों सिम्टम्स जो हैं, साइंस जो हैं, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। और होम्योपैथी जो वो बेस्ड इस चीज़ पे है कि मतलब वो पेशेंट को एज ए होल देखती है, पर्टिकुलर डिजीज पे उसका फोकस नहीं होता है। हाँ जी, दैट्स नाइस। हाँ जी, बट अगर मैं पूछूं कि कुछ लोग अभी भी इस चीज को समझते हैं कि होम्योपैथी इज लाइक नेचुरल रेमेडीज, या फिर आयुर्वेदा के साथ कंपेयर करते हैं होम्योपैथी को। हाँ जी, तो क्या ये वाकई आयुर्वेदिक लाइन में है या समथिंग डिफरेंट? नो, आयुर्वेदा भी जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं। जो हमारी होम्योपैथी है वो भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन रहती हैं। इवन कुछ मिनरल ग्रुप से बनी होती हैं, कुछ एनिमल ग्रुप से भी बनी होती हैं, बट रहती है नेचुरल रेमेडीज हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इनको जो है हम क्रूड फॉर्म में या डाइल्यूशन की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सामने वाला मतलब कोई पेशेंट है उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती है। तो बोथ द पैथीज आर डिफरेंट, एलोपैथी एज वेल एज होम्योपैथी। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैम ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनती कैसे है? लाइक वो जो मीठी गोलियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उनका एक्चुअल मटेरियल क्या होता है? उनका रहता है केन शुगर। केन शुगर, हाँ जी, शुगर ऑफ मिल्क। क्या वो डायबिटिक पर्सन के लिए सही रहेंगी? बिल्कुल, वो शुगर फ्री रहती हैं। उसमें कोई ऐसी मतलब प्रॉपर्टीज नहीं होती कि वो डायबिटिक पेशेंट की शुगर को बढ़ाए, इंक्रीज करे। ठीक है। हाँ जी। और जो होम्योपैथी के लिए उनके ऊपर लिक्विड दिया जाता है, जो एक्चुअल मेडिसिन है वो लिक्विड जी जी, हाँ जी। क्या वो समथिंग केमिकल या कुछ ऐसा ऐड किया जाता है उनमें? नो, वो सारी प्लांट बेस्ड रहती है। अच्छा, हाँ जी। जो ऊपर से मेडिसिन डालते हैं वही असली मेडिसिन होती है। ग्लोब्यूल्स तो वही रहते हैं जो केन शुगर ऑफ मिल्क के बने होते हैं। ठीक है। तो जो भी मेडिसिन है, लाइक हमारे में पोटेंसीज रहती हैं, 30 होगी, 1 ml होगी, 10 ml होगी। ठीक है, ये सब पोटेंसीज रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को कैसे देख रहे हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंगली हम पोटेंसी डिसाइड करके फिर ऊपर से वो मेडिसिन डालते हैं। अब जो होम्योपैथी है, ऑब्वियसली जो एलोपैथी है उसके हमने साइड इफेक्ट सुने हैं, बट कहा जाता है कि आयुर्वेदिक है वो भी बेस्ट है, हाँ क्योंकि प्लांट बेस्ड है, नेचुरल चीजें हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जी जी। क्या होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट आज तक आपने देख लो कुछ ऐसा? नो, क्योंकि जो होम्योपैथी है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, और अगर इसको एक बेस्ट तरीके से एक बेस्ट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि जब आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिसको कोई नॉलेज नहीं है, या फिर जैसे हमने अर्लियर अभी बात की थोड़ी देर पहले कि जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उन केसेस में हमें होम्योपैथी की एग्रावेशन देखने को मिलती है। उस कंडीशन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें 30 पोटेंसी की जरूरत है, हम 1 ml भी दे देते हैं, तो यानी हमारी चॉइस ऑफ रेमेडी गलत है वहां पे। तो नेचुरली जब आप उसको लोगे तो वो आपकी बॉडी में एक एग्रेसिव फॉर्म में आएगी। और वैसे भी लोगों का मानना है कि जब होम्योपैथी लेते हैं तो कई जो पुरानी चीजें हैं, बीमारियां, वो उभर के आती हैं। वो इसलिए आती है क्योंकि पहले आपने ऑलरेडी कितनी मेडिसिन खाई होती है, वो उस चीज आपकी प्रॉब्लम को सप्रेस कर देती है। तो जब सप्रेशन होगी, जब आप होम्योपैथी लोगे तो वो उभर के बाहर आएंगी, क्लींजिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज बेस्ट है। बट अगर डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, आपकी पोटेंसी भी गलत है, तो आपको होम्योपैथी एग्रावेशन होती है, जिसकी वजह से हमें एकदम रश करना पड़ता है डॉक्टर की तरफ। वो आपका फिर से रीटेक केस लेता है, रिपीट करता है मेडिसिन और एक बेस्ट मिनिमम देता है, तो आपकी वो होम्योपैथी एग्रावेशन ठीक हो जाती है। एक चीज मैंने अक्सर ही सुनी है, वैसे बीमारियों के इलाज मिल जाते हैं, हाँ जी। बट जो एलर्जी है, जो मैंने एलोपैथी में सुना है कि उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। एलर्जी का सिर्फ बेस्ट सोल्यूशन है कि आप प्रिकॉशंस करो उस चीज से, अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है। हाँ जी। क्या होम्योपैथी में इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि एलर्जीज भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। कईयों को, जैसे आजकल सीजन बदल रहा है, सीजनल एलर्जीज है, कईयों को कोई
पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड मतलब एलर्जीज हैं, जैसे कोई बादाम खा ले, नॉर्मली हम बोलते हैं जिनका मैदा गर्म है उनको बिल्कुल गर्म चीजें सूट नहीं करती हैं। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे नोन में थे और वो बहुत छोटा एक बच्चा था। उसको नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर है उसकी रोटी भी हजम नहीं होती थी। तो उसका पेट दर्द होता था उसके बाद, बट उसके लिए ऑलवेज मक्की की रोटी या फिर वो चीज घर पे बनाई जाती थी। तो क्या ऐसी चीजों का भी सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे कई केसेस है, बच्चों के भी इवन बड़ों के भी, कि उनकी जो व्हीट एलर्जी है वो बिल्कुल क्योर हुई है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे गट से रिलेटेड हैं। हम सोचते हैं कि एलर्जी है, बट एलर्जी कुछ नहीं है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स की एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम जब भी बच्चा अगर व्हीट खा रहा है या कोई भी बड़ा व्हीट खा रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं होती है। उसको एकदम से कहीं खारिश होनी शुरू हो जाएगी या उसको स्टमक पेन होने जाएगी या स्टमक पेन्स उनको रहती है। हाँ जी, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छे से इलाज है। अगर आप प्रॉपर केस देते हो, आपको बेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए तो रिजल्ट्स आपको नेचुरली दिखेंगे। काफी अच्छी बात है। और मैम जैसे अलग अलग अगर एलोपैथी में जाओ तो वहाँ पर डॉक्टर्स की स्पेशलिटी होती है कि कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन का, कोई हड्डियों का। क्या होम्योपैथी में भी ऐसा होता है? क्योंकि अगर बुक से कोई डॉक्टर बन जाता है तो फिर आई थिंक इसमें कैटेगरीज तो नहीं होंगी? हाँ जी, नहीं, अभी आ रही है धीरे धीरे करके कैटेगरीज, बट जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बेस पे हम अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो हम उसमें पेशेंट को एज ए होल देख सकते हैं, ब्रेन से लेके मतलब अपने पाँव के अंगूठे तक कोई भी प्रॉब्लम हो हम सभी को डील करते हैं। हाँ जी। तो आप एज अ फुल बॉडी की तरह डील करते हो? आपकी कोई स्पेशलिटी है? मैं वैसे ऑल ओवर पेशेंट देखती हूँ, बट मैंने कुछ अपने कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे इनफर्टिलिटी का और चाइल्ड स्पेशलाइजेशन पे। इनफर्टिलिटी का जैसे आजकल बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। जी जी, वुमेन्स के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जी जी, तो उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें आप? जी बिल्कुल, आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, जिसमें हमें बेसिकली पीसीओडी की कंडीशन देखने को मिल रही है और फाइब्रोइड्स आ रहे हैं, और बाद में यही सारी चीज़ें बाद में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है इनफर्टिलिटी। अच्छा, आपने पीसीओडी का नाम लिया। काफी आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ चर्चा में ये एक ऐसा इशू है। व्हाट इज पीसीओडी? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नाम सुना है, जिनको है वुमेन्स को, उनको खुद को नहीं पता कि व्हाट इज पीसीओडी। जी जी। सो एक्चुअल में है क्या, ये इशू क्या है? बिल्कुल नवदीप जी, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जो पीसीओडी है वो बहुत कॉमन है और ये स्टैंड करती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इसी के साथ एक टर्म आती है पीसीओएस जो स्टैंड करती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिजीज, पीसीओडी रिप्रेजेंट डिजीज, एक सिंगल डिजीज। तो जब हम पीसीओडी की कंडीशन आती है उसमें हमें सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलती है ओवरीज में, जैसे छोटी छोटी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक पर्ल, एक माला की तरह फॉर्मेशन हो जाती है। और जो हमारी पीसीओएस कंडीशन है वो एक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको डायबिटीज भी दिख सकती है, आपको हाइपोथायराइडिज्म, ये सब चीजें मिक्स होके जब एक डिजीज बनाती हैं, मल्टीपल डिजीज बनाती है, उसको हम सिंड्रोम बोल देते हैं। तो पीसीओडी आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर कोई फीमेल, इवन जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी अभी मीनारकी शुरू हुई है, जिनके पीरियड शुरू हुए हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्योंकि ये सब इनके पीछे जो रीजन है सबसे मेजर वो है हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि पहले जैसा आजकल वर्कआउट नहीं रहा है, हमें घर पे बैठ के सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, हमारा खाना पीना, हमारा फूड इतना प्रिजर्वेटिव है, सॉसेज हम खा रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल हेल्दी डाइट होनी चाहिए वो हमारी है ही नहीं, हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ये प्रॉब्लम आ रही है पीसीओडी। हाँ जी। सो मतलब लाइफस्टाइल में ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो इस चीज़ को क्रिएट कर रही हो, या जैसे आपने सिस्ट वगैरह बोला, या जो भी चीज़ें पीसीओडी में आती हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हमारी डाइट में हो जो पीसीओडी को ठीक कर सके? नहीं, ठीक नहीं कर सके, जिस बढ़ा रही है, फॉर्मेशन होती है इस चीज़ की। ओके, हमारा खाना पीना सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। तो अगर कोई नॉर्मल घर की दाल फुल्का खाता है, क्या उससे भी इस चीज के चांसेस हैं? नो। तो फिर ऐसा कौन सा खाना हो सकता है? मतलब आप हमारे प्रिजर्वेटिव फूड हो गए, जैसे जो पैक्ड चीजें होती हैं, ठीक है, आजकल इवन जो हमारा मिल्क आ रहा है डेयरी का, वो भी पता नहीं किस चीजों से मिलके बना हुआ है। Definitely. हाँ, और हमारा लो फिजिकल वर्कआउट, सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर हमारा स्ट्रेस लेवल। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलके हमारे पीसीओडी को बढ़ा रही है। हाँ जी। तो इससे और क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर किसी को पीसीओडी है, या फिर
मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो फीमेल्स में हमें पीरियड्स की रेगुलरिटी देखने को मिलती है। चाहे वो 13 ईयर्स की फीमेल है, बच्ची है, चाहे वो 30 ईयर्स की है, तो इसमें पीरियड्स इरेगुलरिटीज होंगी, एक्नेज रहेंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है चिन एरिया में या फिर अपर लिप्स में। और अगर हम इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बाद में जाके इनफर्टिलिटी का रूप ले लेंगी। तो जो आपने पीसीओडी बोला, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ओके, ट्रीटमेंट में आपको एक बेस्ट होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपकी लाइफस्टाइल सही हो। लाइफस्टाइल में भी आपके 4 पिलर्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जो कि फाइबर रिच हो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल ऐड हो, उसमें प्रॉपर अमाउंट में मल्टीविटामिन्स हो, मिनरल्स हो, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, मिलेट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव से दूर रहो, ठीक है। और दूसरा आपकी स्लीप जो वो भी मेजर रोल प्ले करती है। लगभग 7 से 8 घंटे की स्लीप आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको पीसीओडी या किसी भी और प्रॉब्लम को होने से बचा सकती है। अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी सही रहेगी। बिल्कुल, हाँ जी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि काफी चर्चा में है ये वाला इशू ही ऐसा है पीसीओडी। क्या ये बाकी बहुत बड़ा इशू है? बट जिस तरीके से आपने ट्रीटमेंट बोला वो काफी सिंपल लगा कि डाइट प्लान सिंपल कर लो, ये चीज क्योर हो जाएगी। क्या ये इतना सिंपल है? बिल्कुल जी नवदीप जी, ये बिल्कुल सिंपल है। आप अपने डेली लाइफ में जो हमारी रूटीन रहती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इस प्रॉब्लम को इजिली क्योर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कोई भी देखने को नहीं मिलेंगी। बट इस चीज के रिगार्डिंग मैंने काफी सारी रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, लाइक वीडियोस में भी ये चीजें देखी हैं, स्टिल कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है? यानी वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ जी, वो उनका माइंड उनको इजाजत नहीं दे रहा है कि वो कुछ करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सर्टिफाइड पर्सन उनको बोले तब शायद उनको यकीन हो। एक नॉर्मल वीडियो से उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए बनाई जा रही है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नवदीप जी, क्योंकि ये चीज जो है ना वो सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे समझा रहे हो मैं सुन तो लूंगी, बट उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है वो मुझ पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज पर्सन पे डिपेंड करती है कि आपने अपने आप को मोटिवेट करना है जी, ठीक है। पीसीओडी का एक सबसे बड़ा जो हमें साइन है या सिम्टम्स है देखने को मिलता है, लो मोटिवेशन। तो नेचुरली वो कोई भी चीज करने का सोचेंगे वो कर ही नहीं पाते। वो हमेशा यही कंप्लेन ही करेंगे, मेरे से नहीं होती या मेरे से नहीं की जाती। तो फर्स्ट स्टेप जो है पीसीओडी को क्योर करने में, उसको हील करने में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने पीसीओडी से जिनको है उन फीमेल्स को मैंने देखा है वो ओबेसिटी का भी शिकार होती हैं। जी। फिर आगे जाके वो जिम ज्वाइन करना, वो सारी चीजें करना, योगा ज्वाइन करना, बट डाइट में चेंजेस नहीं होते हैं। तो स्टिल फिर उनको कोई इस चीज से, जैसे बोलते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से कुछ करने के बाद। बट एक्चुअल जैसे आपने कहा कि डाइट चेंजेस करेंगे, सिंपल डाइट में प्लान बनाएंगे, तो हो सकता है कि शायद आपको जिम योगा की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया ये, क्योंकि जो 80% फीमेल्स हैं पीसीओडी में या कोई भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें 80% जो हमारा वेट बढ़ता है। 20% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वेट जैसा है चलो वैसा ही रहेगा। बट ये 80% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपका वेट यहाँ जाएगा जी, ठीक है। तो तभी आपका वेट बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ओबेसिटी का कारण बन रही है। बिल्कुल। और ये क्यों बन रही है? हमारा लाइफस्टाइल। अब जैसे आपने इंसुलिन की बात की, हाँ जी। तो आज के टाइम पे जब भी किसी फिटनेस कोच किसी के पास भी चले जाओ, दो ही चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, शुगर एंड सॉल्ट। जी जी। कहते हैं कि ये जहर है। क्या वाकई में ऐसा है? होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग भी ये ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, देखो कोई भी चीज अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान तो करेगी। अगर कोई भी चीज हम उसको लिमिटाइजेशन में ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए ओके है। लिमिट अमाउंट में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब ओके है। तो शुगर भी अगर आप ले रहे हो, एक रिसर्च अभी हुआ था जिसमें बोलते हैं कि अगर आप पूरे दिन में 1 चम्मच आप शुगर का लेते हो या 1 चम्मच आप सॉल्ट यूज कर रहे हो दिन में, वो सफिशिएंट है। अगर आप सुबह ही उठ के चाय पी रहे हो, दोपहर को भी चाय पी रहे हो, शाम को भी चाय पी रहे हो या कोई स्वीट डिश बना रहे हो, आपकी तो कितनी शुगर उसमें ऐड होगी। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। इवन हमारा 1 चम्मच जो है तेल का, वो हमारी पूरी डाइट में होना चाहिए दिन में। बट हम कितने चम्मच अपने तड़के में यूज कर देते हैं। तड़के कड़छी। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब 1-1 चम्मच जो वो सफिशिएंट है।
ओके। हाँ जी, तो वो हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं करता। अब एक चीज आपने और कही थी अपनी स्पेशलिटी में कि आप वुमेन फर्टिलिटी को देखते हैं। जी जी। क्या ऐसे रीजंस हो चुके हैं कि आजकल वुमेन इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है? सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जी। और उनके पीछे जो एक चेन है वो है हमारा पुअर लाइफस्टाइल। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रेस लेवल। जी। ठीक है। आजकल हमारा स्ट्रेस लेवल इतना है जिसकी वजह से ये कॉमन हो रही है प्रॉब्लम, चाहे वो मेल को ले लो आप, चाहे वो फीमेल को ले लो। जी बिल्कुल। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें हमारी लो फिजिकल एक्सरसाइज। जी। आजकल हमारा काम ऐसा है, हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, बैठे बैठे हमारा सारा काम है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ऐसे कोई मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज हो रही है। देन आई थिंक कि जैसे आपने कहा कि हाँ जी मेडिसिन 20% है, बट जैसे आपने स्ट्रेस लेवल बोला, जी जी। उसके लिए तो कोई मेडिसिन नहीं बनी होगी। जी जी। उसके लिए तो जो आप करते हो कंसल्टेंसी, साइकोलॉजी जी जी, अकॉर्डिंग, वो सेल्फ हीलिंग है। बिल्कुल। वो आप ही को ही करनी पड़ेगी। और एलोपैथी में नो नो ऐसा नो, कुछ एलोपैथ के पास आप जाओगे भी वो आपको मेडिसिन दे देगा, माइंड रिलैक्सेंस दे देगा। इवन आप हमारे पास होम्योपैथी में आएंगे, हम प्रॉपर पेशेंट का केस सुनते हैं। ठीक है, हमें नीड लगता है, मेडिसिन देते हैं, बट सबसे पहला स्टेप आता है सेल्फ हीलिंग। वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप उसके लिए अपनी माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सब चीजें उसमें ऐड होती है। ओके। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा डाइट प्लान आप बताना चाहो पर्टिकुलरली फूड्स की जो एक पीसीओडी या वुमेन इनफर्टिलिटी में हेल्प कर पाए? बिल्कुल। जी। आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें एक हेल्दी डाइट अप्रोच को अपनाओ, ठीक है। जिसमें होलिस्टिक डाइट ऐड हो मेनली। जी। तो जब आप सुबह उठते हो, आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक ड्रिंक के साथ कर सकते हो। चाय? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वही भी drink नहीं। नो नो, आप चाय की जगह जो है वो दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर लेके गर्म पानी में मिक्स करके ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। या फिर आप लेमन वाटर ले सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। या फिर आप जैसे आजकल बोलते हैं कि जो मेथी दाना है, मोटा वाला मेथी दाना, वो यूज कर सकते हो, उसको पानी में उबाल के। ओके। हाँ जी, बट इस मेथी दाने को आपने रात को डिप करना है। ठीक है। ठीक है। प्रॉपर फ्रूट्स ऐड करो, सैलिड ऐड करो, सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए बट मेनली। ओके। ठीक है, जो आपको अभी मार्केट में इजीली मिल रहे हैं। ठीक है। और आजकल जो सीजन चला है हमारा कांजी का, हाँ जिसको जी। हम घर पे बना जी, सकते जी, हैं, एक तरह की प्रोबायोटिक है आपके लिए, बिल्कुल। जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपके डाइट में हेल्प कर सकती हैं। ठीक। और हमेशा प्रिजर्वेटिव चीजों से दूर रहो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पैक्ड फूड से दूर रहो। ठीक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हो, फिश ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो, बट एक सर्टेन अमाउंट में, ताकि आपकी बॉडी पे कोई नुकसान ना आए। और इसको डायग्नोस किया जा सकता है या फिर कुछ रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि समटाइम्स मैंने ये देखा है कि सिर्फ वुमेन्स को टारगेट ही किया जाता है और एक्चुअल प्रॉब्लम्स उनमें होती नहीं, यहाँ तक कि मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है? बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन बोला, क्योंकि हमेशा फीमेल को ही टारगेट किया जाता है इनफर्टिलिटी में, बट मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है 40% केसेस में। Okay. क्योंकि मेल्स में हमें लो स्पर्म काउंट भी देखने को मिल सकते हैं, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके। 20% केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर लो सेक्सुअल ड्राइव। तो ये सब चीजें मिलके भी इनफर्टिलिटी कोज कर रही है। ओके। हाँ जी। तो जो आपकी होम्योपैथी है, क्या वो मेल्स के लिए भी बेनिफिशियल है मेल इनफर्टिलिटी में? जी बिल्कुल। Okay. जब हमें लगे कि नहीं, हमें फीमेल में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है, हमें फीमेल बिल्कुल ओके दिख रही है, तो हम मेल की तरफ जाते हैं कि आप भी हमें अपना बताएं, प्रॉपर उनका केस लेते हैं, या हमें लगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनके टेस्ट भी हम करवाते हैं। तो वो पूरी हिस्ट्री में जैसे हमें पता चलता है, हम अकॉर्डिंगली अगर उनका ट्रीटमेंट करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन होम्योपैथी में स्पर्म काउंट बढ़ाने के बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगी, बट सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सो मैम, ਆਪਾਂ ਪੀਸੀਓਡੀ ਵੂਮਨ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। Okay. तो पीसीओडी या फिर इस चीज के ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ हो सकते हैं? ओके। सबसे पहले तो जो फीमेल है उसको दिखेगा कि वो ऑब्जर्व करेगी उसके जो पीरियड्स है वो रेगुलर होंगे। वो पीरियड्स उसको 1 मंथ में 2 टाइम्स भी आ सकते हैं, या समटाइम्स उसके 2-3 मंथ स्किप भी हो सकते हैं। दूसरा, वो हमेशा लेथार्जिक रहेगी, उसको थका थका फील रहेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, हेयर फॉल की कंडीशन आ सकती है, या एक्ने हो सकते हैं। और मेनली सिस्टिक टाइप ऑफ एक्ने होते हैं जो फेस या बैक में हमें देखने को मिलते हैं। और जिन फीमेल को ओबेसिटी होती है,
है जो पहले से ही चबी चबी है, जी। तो उनके नेक में या एक्जिला का जो रीजन रहता है हमारा ये एक्जिला रीजन, जी। उसमें एक लाइन सी दिखती हैं, डार्क लाइंस, जिसको हम अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम देखते हैं तो फीमेल को अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा उस टाइम पे, जी। और एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए ठीक है ताकि जी। वो अपनी प्रॉब्लम को सही टाइम पे जान के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। हाँ जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो हाँ मच जी। मैम। हाँ अब जी। एंड में एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ। ओके। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वन फूड यू ऑलवेज रेकमेंड फॉर हार्मोनल हेल्थ? pumpkin seeds and cinnamon water. For both men and women. हाँ जी। Okay. One habit every woman should adopt today. Healthy lifestyle. Okay. One thing you wish every young girl knew about reproductive health. Mind relaxation and good sleep. A woman's health myth that annoys you the most. कि आपको पीसीओडी है या कोई फाइब्रॉइड है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, बट ये बिल्कुल Okay. गलत है, आप Okay. कंसीव कर सकते हो। ठीक है, हाँ मतलब जी। टेंशन की कोई बात नहीं हाँ है। जी, हाँ पहले जी। तो सिम्टम्स को देख के घबराना नहीं है। बिल्कुल, अगर- तो ये क्योर हो सकता है बेसिकली। जी, अगर आप राइट टाइम पे एक बेस्ट अप्रोच ले लेते हो, एक अच्छे डॉक्टर को फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप ठीक हो सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स स्पेशली फीमेल्स की बहुत हेल्प होगी आपकी इस इन्फॉर्मेशन से। जी। एंड एट द एंड इफ समवन वांट टू कांटेक्ट यू, तो कैसे आपसे मिला जा सकता है, या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहें या बात करना चाहें? आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। Okay. तो मैं आपकी जो भी हेल्प है वो वहाँ पे कर दूंगी। ठीक है। हाँ थैंक जी। यू सो मच मैम। थैंक यू नवदीप। हाँ जी, थैंक यू नवदीप जी। बाकी सबकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है, जी। तो आप सब ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है ताकि आप डिजीज़ फ्री रह सको। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच।